Hello students of MSc Final. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic of stabilization of the desert. मैंने आपको पहले प्रीवियस चैप्टर्स में ये बताया था कि डेजर्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रॉब्लम है सबके सामने, क्योंकि डेजर्ट्स पहले तो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ही पाए जाते थे, होते थे, पर अब तो ये और ज़्यादा फैल रहे हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हैं। और इसका एक मुख्य कारण जो था वो मैंने बताया था, सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन से कैसे ओवरकम करेंगे, तो उसके लिए हमने लेसन पढ़ा था सॉइल कंजर्वेशन। डेजर्ट्स के कारण वहाँ की लाइफ इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उग पाते। जब पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं तो फिर वहाँ लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, चाहे वो लाइफ पेड़ पौधों की हो और चाहे वो एनिमल्स की हो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डेजर्ट में रह पाना, एक्सट्रीम्स कंडीशंस में रह पाना। और वहाँ बहुत कम रहने के स्रोत मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस डेजर्ट को बढ़ने से रोकें और इस कंडीशन को ओवरकम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। अब मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि डेजर्ट जो है ये ज़्यादातर खाली भूमि होती है, एकदम ओपन लैंड होती है, जिसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं होती है, बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है। और वही वेजिटेशन पाई जाती है जो इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। यहाँ पर लाइफ जो होती है वो उसके डेजर्ट के अंदर जो आपको स्रोत मिल रहे हैं उनकी क्षमता के अनुसार ही अपने आप लाइफ मिलती है। और इसके इधर विपरीत परिस्थितियाँ, बिल्कुल एडवर्स कंडीशंस होती हैं। राजस्थान के अंदर 0.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो हॉट एरिड एरिया के रूप में पहचाना जाता है। और ये देश का कुल हॉट एरिड जोन जो है 61% भाग है। राजस्थान के 11 जिलों में ये पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू आदि। और देख लीजिएगा इनको, इन क्षेत्रों में बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत स्कैंटी, बहुत अनियमित वर्षा होती है। और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत हाई रेट की ट्रांसपिरेशन की हाई रेट होती है। और वेजिटेशन बहुत स्कैंटी और बहुत कम होती है। और पीएच जो होती है सॉइल की वो अधिक, बहुत हायर एसिडिक होती है। यहाँ पर जो है विपरीत जलवायु के कारण फॉरेस्ट कवर बहुत कम होता है, बहुत थिन होता है। टोटल फॉरेस्ट एरिया सिर्फ 2% है। और इसमें भी बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण डिग्रेडेशन, उसका फॉरेस्ट का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। इस प्रकार ये सभी क्षेत्र डेजर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंडिंग द डेजर्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें राजस्थान डेजर्ट जो है वो उत्तरी पूर्व दिशा में 1.5 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। ये तेज आंधियों और हवाओं से निरंतर मैदानों में भागों की ओर फैलता जा रहा है, जिसमें सभी आसपास के राज्यों की जो मैदानी उपजाऊ भूमि के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ के पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये गंभीर समस्या पैदा हो रही है। राजस्थान से के जो आसपास के राज्यों में रेत के बहाव के कारण वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है दिनों दिन उस वनस्पति कम होती जा रही है। और जो शुष्क आवास और बालू के जो ड्यून्स का क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। नदियाँ और झीलें जो हैं छिछली होती जा रही हैं, बहुत कम होती, क्योंकि उनमें मिट्टी भर जाती है, मिट्टी उसमें जाके गिरती है और वो जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, वो मिट्टी से भरती जा रही हैं, छिछली होती जा रही हैं। अगर इसको बढ़ने से रोका नहीं गया तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आदि के राज्यों में भी उपजाऊ भूमि मरुस्थल भूमि में बदल जाएगी। पड़ोसी राज्यों में इस एरिड कंडीशन का जो प्रसार है उसको हम बहुत तरीकों से रोक सकते हैं। जैसे सैंड ड्यून्स जो हैं उनको पड़ोसी क्षेत्रों में की तरफ जो मिट्टी बह के जाती है या उसको रोक सकते हैं। वहाँ की जलवायु में परिवर्तन कर सकते हैं, जहाँ ये सैंड ड्यून्स एक जगह से उड़ करके जाते हैं। और वनों की अत्यधिक कटाई
भी रोकी जा सकती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ डेजर्ट्स के बहुत मेथड्स हैं, जिसमें हम 3 तरह के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे: बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड एजुकेशनल। जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं उनके अंदर हम एक एक करके कई पैरामीटर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे सैंड ड्यून्स स्टेबलाइजेशन। सैंड ड्यून्स बड़े बड़े टीले होते हैं। सैंड ड्यून्स और ये जो टीले होते हैं बिल्कुल बैरन एरिया होता है, यहाँ पे बिल्कुल वनस्पति नहीं होती। ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कणों को उड़ा के ले जाती है विंड, और एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाते हैं। ये जो है ये विंड इरोजन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शिफ्टिंग सैंड्स फर्टाइल एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी खराब कर देते हैं। इन्हें रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे जैविक हस्तक्षेप से बचाने के लिए शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के चारों ओर चार दीवारी या रक्षा आधार बनाया जा सकता है। सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनके चारों तरफ थोड़े थोड़े पेड़ लगा के छोटे छोटे पेड़ या चार दीवारी बनाई जा सकती है, जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं उड़ेगी मिट्टी, और ये दूसरे क्षेत्र को कवर नहीं करेगी। सैंड ड्यून्स के विंडवर्ड साइड में जहाँ से बहुत तेज हवा बहती है उसके पैरेलल स्ट्रिप्स में चेसबोर्ड डिज़ाइन से बैरियर्स को फिक्स किया जा सकता है। बैरियर्स पेड़ के बड़े बड़े पेड़ के रूप में होते हैं, वो अगर हम लगा देंगे तो वहाँ से जो बहुत तेज विंड का बहाव होता है वहीं रोक दिया जाएगा, वहीं चेक कर लिया जाएगा उन हवाओं को, तेज हवाओं को, जिससे उस क्षेत्र की जहाँ पे ये बैरियर्स लगाए हैं वहाँ की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह या वो सैंड ड्यून एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा। इन ड्यून्स पे ग्रास सीड्स भी लगाई जा सकती हैं सूटेबल स्पीसीज की, जैसे एफॉरेस्टेशन भी हो सकता है यहाँ पर। और ये माइक्रो विंड ब्रेक्स को, छोटे छोटे जो ग्रासेस होती हैं वो माइक्रो विंड वेव्स को थोड़ा रोक लेती हैं। फॉरेस्ट ड्यून्स को लगातार समय समय पे प्रॉपर मैनेजमेंट करते रहना चाहिए। ये इनके कुछ मेथड्स हैं सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन से। और सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ स्पीसीज हैं, कुछ पौधे हैं जो हम वहाँ लगा सकते हैं, जो उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी अपने आप को अडेप्ट करके, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करके अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे अकेशिया टॉर्टिलिस, प्रोसोपिस साइनेरिया। प्रोसोपिस साइनेरिया तो हर एडवर्स कंडीशन में हर जगह पे उग जाता है। अकेशिया निबोका, जिजिफस और कुछ ग्रासेस में हैं जो बहुत आराम से उग जाती हैं ऐसे कंडीशंस में, जैसे लसाइरस इंडिकस, कॉन्करस। ये बहुत अच्छे से उगाई जा सकती हैं इन सैंड ड्यून्स पे। ज़्यादातर 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में 400 प्लांट्स 5 मीटर बाय 5 मीटर का स्थान छोड़ते हुए लगाई जाती हैं। और प्लांटिंग ईयर्स में जब प्लांट्स लगाए जाते हैं तब एक वाटरिंग की जाती है तथा सितंबर व फरवरी में 2 वाटरिंग की जाती है। प्रत्येक सिंचाई में प्रत्येक प्लांट को 30 लीटर पानी दिया जाता है। जितनी भी प्लांट स्पीसीज सैंड ड्यून्स पे ट्राई की गई है उनमें से अकेशिया टॉर्टिलिस ने बेस्ट रिजल्ट दिया है। सो अकेशिया टॉर्टिलिस इज वेरी वेरी अडेप्टेड टू दिस एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। अब है सिल्वी पेस्टोरल प्लांटेशन, ये भी एक मेथड है। इस मेथड के दौरान इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसमें फॉरेज प्रोडक्शन किया जाता है। इस क्षेत्र को घेराबंदी करके उसके 2/3 हिस्से में ग्रासेस की सीड्स लगा दी जाती हैं और 1/3 हिस्से में टॉप फीड स्पीसीज को 5 मीटर बाय 5 मीटर का स्थान छोड़ते हुए मॉनसून से पहले लगा दिया जाता है। अब 2 साल बाद जो ग्रास एरिया है वो उसको रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग के लिए खोल दिया जाता है और 3-3 सालों के अंतराल से इन्हें खोला जाता है। 3 सालों के अंतराल में चराई के कारण इनकी जो प्रोडक्शन एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो रीसीडलिंग द्वारा उसको वापस तैयार भी किया जा सकता है। तो सिल्वी पेस्टोरल भी एक बहुत अच्छा मेथड है स्टेबलाइजेशन का। फिर हम शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस भी अपना सकते हैं। शेल्टर प्लांटेशन में चौड़ी और लॉन्ग बेल्ट्स होती हैं और इन्हें पेड़ों की 5 से 10 रोज में उगाया जाना चाहिए। ये हवा की दिशा को बदल देती हैं।
विंड वेलोसिटी को भी कम कर देती हैं, सैंड ड्यून्स के प्रसार को एक जगह से दूसरे जाने को भी कम कर देती हैं। इससे क्रॉप्स, हाईवेज, रेलवे लाइंस, कैनाल्स आदि की भी सुरक्षा होती है। विंड एरोजन को रोक देती हैं और राहगीरों को भी छाया देती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करती हैं, तो और ब्यूटी को भी बढ़ाती हैं। ये सीमावर्ती राज्यों में जाने वाली जो मृदा होती है उसको भी रोकने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा और भी अगर देखा जाए तो विलेज फ्यूल वुड प्लांटेशन का ये है कि इसके अंतर्गत विलेज के कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके सहयोग के द्वारा ग्राम पंचायत के नियंत्रण वाली विलेज वेस्टलैंड का चयन किया जाता है और इसे 5 सालों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इससे इतना फायरवुड और फॉडर उगाई जाती है जो उस गांव के सभी लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। ये स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है और क्षेत्र के चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं। इसमें अकेशिया टार्टलेस, प्रोसोपिस साइनेरेरिया, अकेशिया निलोटिका, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जीजीफस, टेकोमिला अंडुलेटा आदि प्लांट्स को 3 बाय 3 मीटर की जगह छोड़ते हुए उगाते हैं। इन छोड़ी हुई जगहों में न्यूट्रिशियस ग्रासेस जैसे सेनकरस सिलियरिस, सेनकरस सैटिजरस, ये घास जो होती है ये भी लगा दी जाती हैं। इनके बीच में सॉइल और क्लाइमेट के अनुसार बो दी जाती हैं। इन बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में इनको लगा दिया जाता है और प्लांट्स जो है वो 10 सालों बाद फ्यूल वुड जो है लकड़ी जो जिसको जलाई जा सके वो तैयार हो जाती है और ग्रासेस 2 साल बाद ही लाभ देने लग जाती है। ये मेथड उन डेजर्ट एरिया के लिए वरदान है जहां हर साल अकाल पड़ता है, ताकि जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको खाना ग्रासेस मिल जाती हैं, फॉडर मिल जाता है और विलेज के लोगों को, गांव के लोगों को फ्यूल के लिए लकड़ी मिल जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल एरिया में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण आसपास के क्षेत्र में नई बस्तियां भी बसने लग गई हैं। इन बस्तियों के पास 12 हेक्टेयर के लैंड में ऐसे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड्स और हैबिटेशन पर विंड इरोजन को कम कर देता है। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण था सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन का रोकने का, विलेज फ्यूल वुड प्लांटेशन। अब हम लेंगे चेकिंग ऑफ द ओवरग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वेजिटेशन पूरी तरह नष्ट हो जाती है, क्योंकि जानवरों को ये नहीं पता होता कि कितना खाना है, क्या खाना है। वो तो प्लांट्स को अपरूट करके पूरी जड़ समेत उखाड़ करके खा लेते हैं, तो वहाँ की वो वेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और विभिन्न जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि पशु जो है वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, बल्कि सॉइल कवर को भी बहुत नुकसान। जब ये छोटी छोटी वेजिटेशन को खा लेते हैं, उखाड़ करके खाते हैं, तो जो उनके रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो सॉइल को बाइंड किए हुए होती हैं, जकड़े हुए होती हैं, वो ढीली हो जाती हैं और सॉइल इरोजन बहुत जल्दी होता है और उस सॉइल का जो सॉइल कवर होता है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, या सॉइल इरोजन से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है। तो डेजर्टिफिकेशन में इन पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डेजर्ट के बिस्तर को ओवरग्रेजिंग को चेक करते ही रोका ही जाना चाहिए। पशुपालकों का चराई को लेकर के इनको एक एजुकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और चारागाह क्षेत्रों का अलग से विकास होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग एरिया होने चाहिए, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। इनके मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ जगह पे तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां गोचर भूमि के नाम से उस भूमि को रखा जाता है, जहां सिर्फ जो है गाय या जानवर ही चर सकते हैं। वहाँ कोई मकान या वो भूमि को कोई बेच नहीं सकता है। ऐसी भी कई लैंड रखी हुई हैं गोचर भूमि के नाम से। अब हम देखेंगे फार्म फॉरेस्ट्री। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि फ्यूल वुड की कमी को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड से कुछ बड़े बड़े पेड़ों को साफ कर दिया जाता है। फलस्वरूप ये क्षेत्र डेजर्टिफिकेशन से ग्रस्त हो जाता है।
सॉरी, फार्म फॉरेस्ट्री में नहीं, फ्यूल वुड को पाने के लिए, फ्यूल वुड को पाने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं उसमें जो बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए होते हैं उनको काट दिया जाता है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाता है। फार्म फॉरेस्ट्री में फार्म बाउंड्रीज पर कुछ ट्रीज को का प्लांटेशन किया जाता है। ये प्लांट्स न सिर्फ विंड ब्रेक्स को रोकते हैं बल्कि किसानों को संपूर्ण फ्यूल भी रिक्वायर कराते हैं और जानवरों के लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री भी बहुत अच्छा एक मेथड है। अब हम लेंगे ड्राई फार्मिंग। ये ड्राई फार्मिंग वो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी बरसात नहीं होती, एकदम ड्राई एरिया है। वहाँ पर जो है सूखा वो सामने ऐसे एरिया में पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सूखे का सामना करना पड़ता है और इस क्षेत्र के अनुसार शुष्क खेती की उन्नत और उपयुक्त तकनीक काम में लेकर सुनिश्चित उत्पादन प्राप्ति की दिशा में कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार कम एवं असामयिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा नमी का संरक्षण एवं फसल उत्पादक तकनीक को इस प्रकार अपना सकते हैं जिससे कि फसलों की अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। ये ड्राई फार्मिंग कहलाती है। और ड्राई फार्मिंग में उन फसलों को प्राथमिकता दी जाती है जो सूखे को सहन कर सकते हैं, जिनमें सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और सॉइल वाटर को अधिक से अधिक कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे खेत में ये ड्राई फार्मिंग की जाती है जहाँ वर्षा का जल सारा ही खेत में ही सोख लिया जाए और ट्रांसपीरेशन द्वारा उसकी हानि कम से कम हो। और वहाँ की जो मृदा होती है उसका कैपिलरी वाटर के लेवल को इतना ऊंचा किया जाता है कि ये सीड्स को अंकुरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। इससे ड्राई फार्मिंग के द्वारा अधिक से अधिक जो है डेजर्ट को स्टेबलाइज किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है और कम वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। एक फैक्टर और है बायोलॉजिकल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। पॉपुलेशन प्रेशर को कम करके भी डेजर्ट को स्टेबलाइज किया जा सकता है। यद्यपि डेजर्ट में कंडीशंस प्रतिकूल होती हैं परंतु फिर भी इंडियन डेजर्ट में जनसंख्या बहुत अधिक है। इससे प्रतिकूल इससे बहुत ज़्यादा ही एडवर्स कंडीशंस हो रही हैं। इन्हें केवल जनसंख्या दबाव को कम करके ही रोका जा सकता है। इंडियन डेजर्ट में 40 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व में अन्य डेजर्ट में 3 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर पे होते हैं। इसके अलावा लिवस्टॉक, वाइल्ड रोडेंट्स और दूसरे अन्य जानवर भी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। डेजर्ट को लिवस्टॉक की क्वालिटी इंप्रूवमेंट तथा उसकी संख्या कम कर स्टेबलाइज किया जा सकता है। ये सारे थे आपके बायोलॉजिकल मेथड्स। थैंक यू।